नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। अर्थशास्त्र जो हम लोग 9th क्लास का कंप्लीट कर रहे थे, उसके क्रम में आज आखिरी चैप्टर है हमारे पास, 6ठे नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है कृषि मजदूरों की समस्याएं। इस चैप्टर में कोई खास दम नहीं है। ये हम सब बिहार में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो इससे वाकिफ़ होते हैं कि भाई क्या क्या समस्याएं होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं थोड़ा। इससे पहले हमने खाद्य सुरक्षा कंप्लीट किया था, और क्या क्या देखने वाले हैं देखिए। कृषि श्रमिक कौन है, आखिर कृषि मजदूर किसको कहा जाता है, भूमिहीन किसान कौन है, सीमांत किसान कौन है, बिहार में इनकी क्या स्थितियां हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या होता है, ये कब लाया गया, ये होता क्या है न्यूनतम मजदूरी। ये सब ऑब्जेक्टिव में बच्चे रटे हुए रहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट 1948 में पारित हुआ, ये है क्या, ये जानेंगे। बंधुआ मजदूर क्या होता है, किसको कहते हैं, फिर ये बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया, उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1976 में। ये सब इतना ही जानकारी होता है। ये सब चीज़ें देखेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी में का ये निचोड़ है, सब कुछ दिया हुआ है। मैं एक ही जगह लेकर आया हूँ। वीडियो आपको शुरू करता हूँ, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। भाई, कृषि श्रमिक कौन है या कृषि मजदूर किसको कहेंगे। पहला हमारा टॉपिक जो है कृषि सब टॉपिक है, कृषि मजदूर कौन है। तो कृषि श्रमिक या कृषि मजदूर उन्हीं व्यक्तियों को कहते हैं जो कृषि से संबंधित या फिर कृषि में के काम में लगे हुए रहते हैं। कृषि या कृषि से संबंधित अन्य धंधों में किराए के मजदूर के रूप में काम करते हैं, वही तो है कृषि मजदूर। कृषि जो व्यक्ति कृषि या संबंधित यानी कि कृषि से संबंधित कार्यों में किराए पर लगे रहते हैं, ठीक है, किराए पर काम करते हैं मजदूर के रूप में, यही है कृषि मजदूर। क्लियर हुआ। उसके बाद ये भूमिहीन किसान कौन है, भूमिहीन कृषि श्रमिक कृषि मजदूर कौन है। भूमिहीन, भाई भूमिहीन श्रमिक वे हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं इससे संबद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर है, लेकिन जिनके पास खेती करने के लिए निजी भूमि नहीं है, जिनके पास खेती के लिए या कृषि के लिए निजी भूमि नहीं है, वही है भूमिहीन कृषि मजदूर। हो गया। उसके बाद एक टर्म आया सीमांत किसान, जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सीमांत किसान कौन है। सीमांत किसान आप पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में देखेंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि 2 हेक्टेयर की भूमि से कम वाले जो किसान होते हैं उनको कहते हैं सीमांत किसान, या उनको इस तरह से कह सकते हैं कि जिनके पास निजी भूमि होती है लेकिन वह जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होती है। निजी भूमि तो है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। और एनसीईआरटी में इस चीज को क्लियर किया है कि 2 हेक्टेयर से कम की भूमि। 1 हेक्टेयर का मतलब आप समझते हैं ना। 1 हेक्टेयर का मतलब आप जानते हैं। हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर, तो 1 हेक्टेयर होता है। तो 2 हेक्टेयर, इसी तरह से 2 हेक्टेयर की भूमि जिसके पास कम हो तो वो क्या है, सीमांत किसान है। क्लियर हुआ। हेक्टेयर आप मैथ जब पढ़ाएंगे तो उसमें देख लिया जाएगा, लेकिन वैसे हेक्टेयर आप जान लीजिए कि 100 मीटर इधर, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई का एरिया जो होता है वो हेक्टेयर के रूप में जानते हैं उसको, ठीक है। अब अगला टर्म आया है अपना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं। अधिनियम ये क्या है भाई। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार द्वारा एक पारित अधिनियम है, जिसके अनुसार किसानों को या श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम मजदूरी देना गैर कानूनी माना गया है। जो सरकार ने निर्धारित किया अमाउंट पैसा कि इससे कम उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, तो वही निर्धारित दर क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब इसमें समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। अब इस अधिनियम को, चूंकि पहले किसानों कृषक मजदूरों से लोग बहुत काम करवाते थे, उनको पैसे भी नहीं देते थे, बहुत 10-5 रुपए दे के और निपटा देते थे, तो इसलिए ये सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आज़ादी के बाद 1948 में ही लाई थी, जो बच्चे रटे रहते हैं, सही है।
ऑपरेटिव, ये अच्छी बात है, लेकिन जानिए कि क्यों लाया गया। तो ये उनका शोषण हो रहा था, इस वजह से लाया गया था 1948 में। और हालांकि इसमें पुराना डेटा है कि प्रतिदिन पर डे के हिसाब से इसमें रेट फिक्स किया जाता है। आज भी इसमें इस किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाले में, एससीईआरटी वाले में, दोनों में, कि 66 रुपये है, जो चेंज हो चुका है। मैं आपको करंट से इसको अपडेट कर दूंगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत आज का रेट क्या है। ठीक है, तो ये कब आया था? 1948 में। इसमें न्यूनतम दरों को निश्चित कर दिया गया था, मजदूरी की न्यूनतम दरों, कृषक मजदूरों की न्यूनतम दरों को क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया था। उसके बाद देख लेते हैं और क्या है कि बिहार से कृषि श्रमिकों का पलायन का मुख्य कारण क्या है? पलायन का कारण, अब भाई सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले का चैप्टर आप अगर देखे होंगे तो देखे थे कि कृषि पे ही अब बिहार की अर्थव्यवस्था आश्रित है, आधारित है। लेकिन कृषि में जो एक प्रचंड बेरोजगारी की मैं बात किया था, मुख्य रूप से कृषि के कार्यों में ही देखा जाता है, जिसमें एक आवश्यकता से ज़्यादा लोग उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो क्या हो जाते हैं? प्रचंड बेरोजगारी का रूप ले लेते हैं। लेकिन ये प्रचंड बेरोजगारी भी कितने दिनों तक काम चला सकती है? तो उनको एक ना एक दिन अंततः क्या होना पड़ता है? अपना पलायन करना पड़ता है। उनको किसी और क्षेत्र में जाकर, अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है, इनकम लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखा हमने कि पलायन का मुख्य कारण क्या है भाई? तो कृषि का पिछड़ापन। पलायन का मुख्य कारण क्या है? कृषि का पिछड़ापन। जो आपका बेस है, जो आपका अर्थव्यवस्था का आधार है, उसी का पिछड़ापन होना ही पलायन का मुख्य कारण है। इसमें मौसमी प्रकृति के जो भी कार्य होंगे वो क्या होंगे? इस पलायन को सपोर्ट करेंगे, जिनकी वजह से पलायन होता चला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बंधुआ मजदूर। अब ये क्या होता है? बंधुआ मजदूर क्या है? अब नाम से ही पता चला हुआ है कि भाई बांधा हुआ मजदूर। तो ये जो कर्ज इत्यादि की अदायगी, कभी कर्ज लिए हों, कर्ज लेके खेती किए हों मालिक से और अपने जमीन पे किए हों, लेकिन वो कर्ज पूरा नहीं कर पाए, कर्ज नहीं दे पाए। ठीक है, तो कर्ज नहीं दे पाए तो मालिक क्या करता है कि उसमें पहले होता था कि भाई, आज भी देखने को आपको मिलता होगा कहीं ना कहीं, कि उसको अपने घर पे ही रख के और कुछ पैसे दे देते हैं, या फिर उसको भरपेट भोजन दे दिए और अपने यहाँ उसको काम पे लगाए रखते हैं। तो वही है बंधुआ मजदूर। इस तरह का काम बहुत होता था पहले, लेकिन इसको 1976 में एक भारत सरकार ने अधिनियम लाकर इसको पारित किया और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कि बंधुआ मजदूर अधिनियम का उन्मूलन कब किया गया? उन्मूलन मतलब होता है समाप्ति। कब किया गया भाई? तो 1976 में किया गया था। जो कर्ज की अदायगी नहीं करने के कारण अपने मालिक के यहाँ बहुत कम मजदूरी या केवल भोजन पर आश्रित होते हैं, भोजन पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है ये बंधुआ मजदूर। तो इस चैप्टर में यही चीज़ें थी जो जिससे हम लोग लगभग सब कुछ वाकिफ, मतलब हम लोग जानते ही थे इन चीज़ों को, लेकिन कुछ नई चीज़ें थी जिसको मैंने आपको इसमें बता दिया कि कब आया, बंधुआ मजदूरी क्या होती है, न्यूनतम मजदूरी क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला पढ़ा दिया था, जिसका थोड़ा सा रिवीजन मैं करा देता हूँ, क्योंकि उस चैप्टर में को मैं थोड़ा कम समय में ही निपटा दिया हूँ, जिसका नाम था खाद्य सुरक्षा। उसको आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक फाइनल टच में दूंगा, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा जो भी अब तक पूछे गए हैं। अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ ये चीज़ें चाहिए आपको। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स 9th क्लास से, वो सारा मैं आपको एक जगह रिवाइज करा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ये खाद्य सुरक्षा में देखा था हमने कि इसमें खाद्य पदार्थों की, यानी कि खाने वाले पदार्थों को सरकार उपलब्ध करवाती है अपने नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, और सस्ते दरों पे उपलब्ध कराती है। वो जो उपलब्ध कराती है वो खाद्य, वो भोजन सामग्री क्या होता है? वो भोजन सामग्री पौष्टिक होता है। 3 चीज़ें हमने देखी थी कि पौष्टिक होता है, उसके बाद वो सबको पौष्टिक पहुंच और उपलब्ध। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में हमने देखा था कि खाद्य सुरक्षा में सरकार अपने नागरिकों को खाद्य का सुरक्षा देती है, खाने वाले पदार्थों की सुरक्षा देती है कि सबको भोजन भरपेट मिल सके। अब सबको भोजन भरपेट मिल सके, उसके लिए सरकार के पास भोजन होना भी तो चाहिए। तो उसके लिए एक बफर स्टॉक, मैंने आपको बताया था कि बफर स्टॉक, जिसमें FCI
FCI जो है उसके तहत क्या करती है सरकार, किसानों से पहले के निर्धारित दर पे भाई फिक्स कर लेती है। किसानों से क्या करती है, सब अनाज खरीद लेती है, गेहूं और चावल। दो अनाज मैंने बताया था, गेहूं और चावल को क्या कर लेती है, खरीद के और इस बफर स्टॉक में जमा करती है। इससे किसान भी खुश रहते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमारा कम से कम सामान जो खाद्य पदार्थ अगर एक्स्ट्रा हो गया उनके पास, तो सारे एक्स्ट्रा जितने सड़े गले नहीं, ठीक ठाक रेट पे सरकार उनसे खरीद लेती है, तो किसान भी खुश हो जाते हैं और सरकार के पास ये बफर स्टॉक के रूप में जमा रहता है। तो किसी आपात स्थिति में, मान लीजिए कभी जैसे कोरोना आया था, कभी कुछ किसी क्षेत्र में सुखाड़ आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उस क्षेत्र में इसी बफर स्टॉक से PDS के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जो बताया था आपको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, जो सस्ते दरों की जो दुकानें होती हैं गांव इत्यादि में आप देखे होंगे, जहां से राशन कार्ड लेके आप जाते होंगे और वहां पे मिलता है, लोगों को ये वितरण करती है, ठीक है, PDS के माध्यम से। तो इस बफर स्टॉक से यहाँ से निकाल के दिया जाता है। अब कैसी स्थिति में जैसे कहीं अकाल आ गया, तो अकाल क्या है भाई, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें खाद्यान्न का अभाव होने के कारण लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। अकाल की स्थिति में, अकाल हो गया, ये कोरोना वाला जो पीरियड था इस टाइम में हो गया। तो इसके बाद अब एक टर्म इसमें आया था, शायद मैं उसमें कवर नहीं कर पाया, ये था निर्गम मूल्य। तो नाम से पता चल रहा है कि निर्गम मूल्य क्या है। तो निर्गम मूल्य ये देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पे जरूरत है, निर्धन परिवारों के बीच सरकार अपने अनाज को रियायती मूल्यों पर, जिस मूल्य पर जैसे मैंने बताया था कि 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, इस रेट पे जो देती है, तो यही है निर्गम मूल्य, ठीक है। इसी रेट पर ही जो ये सरकार लोगों में बांटती है, देती है, वो वितरण करती है अपना खाद्य पदार्थ, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना के बारे में मैंने बताया था कि भाई 65+ वाले लोगों के लिए 10 किलोग्राम निःशुल्क दिया जाता है। अंत्योदय बताया था कि ये इसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। बार बार बोलता हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इस रेट पर दिया जाता है, ठीक है। बिहार वासियों का आजीविका का मुख्य साधन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, तो वही चावल है पहला, फिर उसके बाद गेहूँ है, फिर मक्का है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, ये मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था। तो किसान से जब उनकी उपज, जो अतिरिक्त उपज होती है, ये नहीं कि सारा उपज, किसान जो बेचना चाहे वो अतिरिक्त उपज जब सरकार एक निर्धारित कीमत पर उनसे खरीद लेती है, तो वही उसी को कहते हैं क्या, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है। ये भी हमने देखा था उस चैप्टर में, पहले वाले में, ठीक है। तो ये क्या है, आप देख लिए कि किसान से उनकी उपज जो अतिरिक्त है उसको सरकार एक निश्चित मूल्य पर खरीद लेती है, और वही जो अनाज है उसको कहाँ रखती है, बफर स्टॉक में रखती है। और उसके बाद फिर PDS प्रणाली देखा हमने कि क्या होता है, इसके तहत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, वो भी देख लेते हैं। कठिनाइयाँ क्या है भाई, तो भ्रष्टाचार का इसमें लिखा हुआ भी है। भ्रष्टाचार हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से देखा जाता है इस सिस्टम में, PDS सिस्टम में। लोगों को यहाँ पे, गरीबों को जो अनाज की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिल पाती है, गुणवत्तापूर्वक जो है अनाज नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो चीज़ों को, जो खाद्य पदार्थों को वितरण करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसका जो है किसी बड़े बिजनेसमैन को वो इस खाद्य सामग्रियों को बेच देते हैं, और उनके पास ये उतना उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे गरीबों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, इसमें बुराइयां भी हमें देखने को मिलती है, ये लिखा हुआ है किताबों में, तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं। अब ये तो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, तो देखते हैं इकोनॉमिक्स समाप्त होने के बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं 9th का ही, या फिर 10th क्लास का इकोनॉमिक्स। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, क्या शुरू करें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।